सुनील अग्रवाल जी के साथ आमने सामने बैठ के हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, अमेजिंग, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैं कितने अल्फाज नहीं है मेरे पास। और आप गारंटी है, मतलब जब आप पॉडकास्ट पूरा देख लोगे, पूरी सीरीज़ देख लोगे, कई वीडियोस आएंगे इस सीरीज़ के अंदर, तो आप खुद कहोगे कि नहीं, ये हम दोबारा ऐसी सीरीज़ कब रिकॉर्ड करोगे आप। अब इस सीरीज़ को जो सपोर्ट किया है वो किया है टॉन सोसाइटी जो है इंडिया की, द ओपन नेटवर्क, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। और उन्होंने ये बोला कि क्यों ना ऑडियंस को भी एक्नॉलेज किया जाए। मैंने कहा वो कैसे? बोले जो भी वो ऑडियंस वीडियो देखेगी, वीडियो के एंड में वो SBT जो है वो मिंट कर सकती है। एक तरीके की NFT होती है जो कि आप मिंट कर सकते हो। एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है आपकी एफर्ट को कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। ऐसा हर वीडियो जो इस सीरीज़ में देखोगे, वीडियो के एंड में आप SBT मिंट कर सकते हो। और ये SBT डायरेक्टली आपको जो टॉन नेटवर्क है वो आपके वॉलेट में ड्रॉप करेगा। तो अपने आप में कितनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट है कि ओपन नेटवर्क से आपको एक स्पेशल SBT आपके पास आपके वॉलेट में मिलेगी। क्या करने के लिए? आप सीखने के लिए, क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करोगे। ठीक है, तो ये ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को शेयर करेगा। और SBT को हर वीडियो के एंड में बहुत ही आसानी से आप मिंट कर सकते हो। हमने लास्ट में एक उसके लिए एक डेमो भी दिया है छोटा सा, जो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। चलिए अब पूरा पॉडकास्ट सुनते हैं और सीखते हैं सुनील अग्रवाल जी से। नेटवर्क स्टेट आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको नेशन स्टेट समझ में आ गई कि नेशन स्टेट एक गीला पहाड़ है। पर सवाल है, क्या ये विनाश की कहानी है? नहीं। एक चीज का नाम लेना बहुत जरूरी है, वो है बालाजी श्रीनिवासन की किताब द नेटवर्क स्टेट। बालाजी श्रीनिवासन, और इस किताब को दिल से सलाम है। देखा जाए तो पिछले 40-50 सालों में the number of countries have really grown in size. So why not a country on networks? बैंक्स आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। क्या सारे नेशन स्टेट जो अपने आप को सो कॉल्ड नेशन स्टेट्स कहते हैं केपेबल होती हैं? मनी जो सेंट्रल बैंक छापता है उसको कहते हैं M0, और आज की तारीख में जो M0 है वो है 46.82 ट्रिलियन रुपीस। तो आप सोचिए कि हमारी जिंदगी मनी के बिना कुछ नहीं है। और मनी कौन कंट्रोल कर रहा है? वहां के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर रोना शुरू हो गए कि भी हमारे देश के लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं। मनी पावरफुल इसलिए बनती है क्योंकि उसके पीछे लॉ खड़ा है। मनी से भी बड़ी एक और चीज होती है, वो है लेजर। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास लेजर का कंट्रोल था। अमेरिका के एक कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि गूगल सर्च इंजन के मामले में एक स्पष्ट मोनोपोली है, इसलिए इसका धंधा गैर कानूनी है। अमेरिका के अंदर आपने सुना होगा कि भाई एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो आपने कभी ये सवाल पूछा है कि कोई तीसरी पार्टी क्यों नहीं पैदा होती? हम नेशन स्टेट पर इतना विश्वास क्यों करते? ट्रस्ट की कॉस्ट जो अमेरिका पे कर रहा है हर साल वो है $8 ट्रिलियन, और वो डेवलप्ड कंट्री है। हम जो कमा रहे हैं, हमारी कॉस्ट तो किसी और की जेब में जा रही है। तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि इससे बेहतर कोई मॉडल हुआ जा सकता है? पहली बार आज क्वांटिफाई हम कर पाए, ट्रस्ट को मेंटेन करने की कीमत है $8 ट्रिलियन। 2009 में एक बड़ी कमाल की घटना हुई। बिटकॉइन आया और उसने एक नई किस्म की लेजर पैदा कर दी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपको पता है क्रिप्टो के अंदर 560 मिलियन यूजर्स हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 560 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स में जो डिफरेंट पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं और उनके ऊपर जो डैप्स हैं, 10 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। अगर मैं क्रिप्टो के साइज की बात करूं तो टोटल जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है, अगर ये कंट्री होती ना, अगर कंट्री की GDP से कंपेयर करें, इन टर्म्स ऑफ GDP ना 10th रैंक होती, अकेला बिटकॉइन 17th रैंक होता। और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यूएस की जितनी भी ट्रेजरीज है ना, बहुत सारी कंट्रीज यूएस की ट्रेजरीज को होल्ड करती है अपने पास। उसमें जो टेदर है ना, टेदर, उसके पास जर्मनी से ज्यादा यूएस की ट्रेजरीज को वो होल्ड करता है आज की डेट में। $95 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरीज। आपको पता है इथेरियम ने लास्ट क्वार्टर अकेले $369 मिलियन का प्रॉफिट दिया, जो कि लगता है कि इस साल खत्म होते होते $1.5 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करेगा।
माइक्रोसॉफ्ट को 19 साल लगे थे $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने में, जो कि इथेरियम ने 7.5 साल में अचीव कर लिया। और चलो एक मेरा फेवरेट बिटकॉइन ने वीजा और मास्टर कार्ड की जो वैल्यू ट्रांसफर होती है डेली, वो $6.5 बिलियन के आसपास होती है, और बिटकॉइन के ऊपर $48 बिलियन की वैल्यू ट्रांसफर होती है। तो मेरा ये तथ्य बताने का पर्पस क्या है? आप सोच रहे कि यार ये बातें तो हमने भी सुनी है। ये तथ्य बताने का जो पर्पस सिर्फ एक है कि क्रिप्टो बहुत बहुत विशाल रूप ले रहा है, और ये तब है जब क्रिप्टो हैज नॉट इवन स्टार्टेड। ये इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन को करना, जो आज का जो पर्पस है जो पॉडकास्ट का, कि क्रिप्टो आखिर है क्या। क्रिप्टो शुरुआत होती है लोगों से, लोग मिलके मैनेज करते हैं, लोग मिलके डिफाइन करते हैं रूल्स, और एक कॉमन बिलीफ है। ये जो बिलीफ है लोगों का, जो 560 मिलियन यूजर्स इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ये बिलीफ है, कोई इसके डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है, कोई इसकी फ्रीडम में बिलीव करता है, अपने अपने तरीके से लोग व्याख्या करते हैं, ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जरूरी है समझना कि एक ऐसा सिस्टम बन रहा है दुनिया में जिसके अंदर लोग हैं, जिसका खुद का बिलीफ है, खुद की इकोनॉमी है, नेटवर्क्स के ऊपर जीडीपी क्रिएट हो रही है, नेटवर्क्स के ऊपर लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क्स के ऊपर डैप्स बन रही है, नेटवर्क के ऊपर लोग रूल डिफाइन कर रहे हैं, और कोई भी कहीं से भी इन नेटवर्क्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आज अगर इंटरनेट हमारे जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है, तो क्या आने वाले टाइम में क्या हम ऐसा देखेंगे कि एक तरफ होंगी नेशन स्टेट्स, जैसे कि हम यूएस, जर्मनी, इंडिया, अलग अलग देश देखते हैं, और एक इकोनॉमी जो नेटवर्क्स के ऊपर बन रही है, इन पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे बन रही है, इसको हम नेटवर्क स्टेट के नाम से जानेंगे। आज का जो पॉडकास्ट है ये हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पॉडकास्ट हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हो सकता है जब से आप क्रिप्टो में आए हो, क्योंकि आज मेरे साथ हैं मिस्टर सुनील अग्रवाल। मैं जानता हूं कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट को करने का पर्पस ये है कि हम आज समझेंगे एक बहुत डीपर फिलॉसफी नेशन स्टेट की, नेटवर्क स्टेट की, और क्रिप्टो का क्या रोल है। तो वेलकम सुनील सर। आई एम रियली सॉरी कि मैंने थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मैंने टाइम ले लिया, बट ये इंपॉर्टेंट लोगों को समझाना कि जिस तरीके से इसके ऊपर लोग बढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, आई थिंक ये टाइम आ गया है इस बात को समझने का कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि एक देश का काम क्या है? एक देश का काम है अपनी ज्योग्राफीज को प्रोटेक्ट करना, अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करना, लेजर को मेंटेन करना, राइट, पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। तो लेजर तो अब नेटवर्क्स पे भी मेंटेन हो रहे हैं, ज्योग्राफीज वहां पे भी डिफाइन हो रही हैं, इकोनॉमीज वहां पे भी बन रही हैं, लोगों के बिलीव डिसबिलीव वहां पे भी हो रहे हैं। तो आज का सर मैं जानता हूं कि पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेलकम सर। थैंक यू काशिफ, एक बार फिर मुझे अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करने के लिए। ये जो विषय है आज का, नेशन स्टेट्स, नेटवर्क स्टेट्स एंड क्रिप्टो, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, और इस विषय पर जितनी बार भी मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, हर बार मुझे बहुत मज़ा आया है, और हर बार कुछ इसमें से नया निकल के आया है। और आज मेरी कोशिश होगी कि हमारे दर्शकों को भी वो मज़ा आए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि नेटवर्क स्टेट किसे कहते हैं? ये टर्म क्या पहले एग्जिस्ट करती थी या क्रिप्टो के आने के बाद हुई है? तो नेशन नेटवर्क स्टेट को समझने से पहले ऑब्वियसली हमें ये भी समझना पड़ेगा कि नेशन स्टेट क्या होती है, कि नेशन स्टेट क्या है और नेटवर्क स्टेट क्या है, और दोनों में अंतर क्या, और क्यों ज़रूरी है नेटवर्क स्टेट को समझना। नेटवर्क स्टेट आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको नेशन स्टेट समझ में आ गई, और दोनों के बीच में जो क्रिप्टो का रिश्ता है वो आपको बड़े आराम से फिर सीधा स्पष्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। पर मैं सीधे
नेशन स्टेट और नेटवर्क स्टेट पर जंप नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको दो चीज़ों के साथ पहले जोड़ना चाहता हूं कि ये जो विषय हमने चूज़ किया है इसके पीछे दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है कि पीछे केरला के अंदर वायनाड एक हिली एरिया है, वहाँ पर एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना के अंदर 300 लोग मारे गए। पर उस दुर्घटना के अंदर एक बड़ी कमाल की हैरान करने वाली चीज़ हुआ यूं कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ है वहाँ पर, और उस पहाड़ के ऊपर अचानक उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बारिश हो गई। और उस बारिश में पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा लगभग 6000 टन का पानी का झील बन गया, और वो पानी पहाड़ के अंदर धीरे धीरे करके समाना शुरू हो गया और पहाड़ अंदर से गीला हो गया। और वो गीला पहाड़ धीरे धीरे इतना गीला हो गया कि वो बहना शुरू हो गया, और बहते 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 वो इतनी तेजी से बहा कि 3 गांव साथ में बहा के ले गया। जी। अब इस गीले पहाड़ का जो आतंक है, जो 300 लोगों और 3 गांवों के ऊपर बरसा, आप उसी कल्पना को लीजिए और नेशन स्टेट को एक गीले पहाड़ के रूप में इमेजिन करिए। और जैसे श्रीलंका में 2 साल पहले क्या हुआ, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, थोड़े दिन पहले बांग्लादेश में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो नेशन स्टेट एक ऐसे पहाड़ की तरह है जो धीरे धीरे गीला होता जा रहा है, और किस दिन ये अंदर से टूट के बह जाएगा और अपने साथ लोगों को बहा के ले जाएगा। हमें इस बात को लेकर थोड़ा सा चौकन्ने हो जाना चाहिए। सो पहला कि नेशन स्टेट एक गीला पहाड़ है, पर सवाल है क्या ये विनाश की कहानी है? नहीं। ये गीला पहाड़, इसके सामने एक नई जमीन तैयार हो रही है, एक नई प्रोटेक्शन, एक नया डिफेंस तैयार हो रहा है, जिसका नाम है नेटवर्क स्टेट। और नेटवर्क स्टेट शब्द बोलने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज का नाम लेना बहुत जरूरी है, वो है बालाजी श्रीनिवासन की किताब द नेटवर्क स्टेट। और आज हम जो कुछ भी बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली बालाजी श्रीनिवासन और इस किताब को दिल से सलाम है। हम अपनी तरफ से उस किताब की इंटरप्रिटेशन भी करेंगे और उस किताब को एक नए सिरे से देखने की भी कोशिश करेंगे। तो इसलिए नेशन स्टेट एक वर्टिकल पावर है, एक पहाड़ है जो अब गीला होता जा रहा है, और नेटवर्क स्टेट एक हॉरिजॉन्टल पावर है जो एक पठार की तरह जमीन से बाहर आ रहा है और एक बहुत बड़ा डिफेंस जोन बन रहा है। यानी कि एक तरफ लोग नीचे धंस रहे हैं और दूसरी तरफ से नीचे से हॉरिजॉन्टल पावर इस तरह से उभर रही है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट कि नेशन स्टेट और नेटवर्क स्टेट की एक्चुअल शुरुआत और आज के समय में उसकी ज़रूरत क्यों है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, डेफिनेटली। और बालाजी श्रीनिवासन की किताब में और पॉडकास्ट में मैं ये सुन रहा था कि उनका ये कहना था कि जो नेशन स्टेट्स के अंदर लोकेशन, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो फिक्स्ड होती है और बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं। एक सभ्यता आती है एक बिलीफ के साथ और वो चली जाती है, फिर दूसरी बिलीफ आता है वो चला जाता है, फिर तीसरा बिलीफ आता है वो चला जाता है। ऐसे बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं। नेशन स्टेट में ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स होती है और नेटवर्क स्टेट में बिलीफ फिक्स्ड होता है और लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने कि ईथ इंडिया, ईथ डैंकन, ईथ वैंकूवर या ईथ कहीं किसी और लोकेशन पे, लेकिन जो इथेरियम के जो बिलीवर्स हैं
बिलीफ सिस्टम फिक्स्ड है, लोकेशन चेंज होती रहती है। बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि हम अपनी सोच को क्यों हम लिमिटेड रख रहे हैं कि आने वाले समय में कंट्रीज जो हैं, नई कंट्रीज फॉर्म नहीं हो सकती। उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे लोगों को ये अभी तक नहीं मालूम कि अगर देखा जाए तो पिछले 40-50 सालों में द नंबर ऑफ कंट्रीज हैव रियली ग्रोन इन साइज। सो व्हाई नॉट अ कंट्री ऑन नेटवर्क्स वेयर यू हैव पीपल विथ वन बिलीफ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर बेस्ड। सो इस पे अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि कैसे उनका एक्चुअल में कहने का पर्पस क्या है। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को सिंपल करने के लिए मैंने एक ढांचा बनाया है और उस ढांचे को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बड़े आराम से समझ आएगा। हम पहले नेशन स्टेट का एक पूरा का पूरा ढांचा समझ लेंगे क्योंकि नेशन स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं और फिर उस ढांचे के अंदर के जो हिस्से हैं, जो एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट कैसे बदल रहा है, कैसे डिसरप्ट हो रहा है और वहाँ पर क्रिप्टो का रोल क्या है। और वो डिसरप्शन जो है वो पैरेलल लेवल पर एक नई एंटिटी बना रही है जिसको हम कह रहे हैं नेटवर्क स्टेट। तो इस तरह से हम पहले नेशन स्टेट के एलिमेंट्स बताएंगे, फिर उन एलिमेंट्स के अंदर डिसरप्शन बताएंगे और उसके बाद उसमें से कैसे नेटवर्क स्टेट पैदा हो रही है वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो काशिफ का सवाल है कि नेशन स्टेट के अंदर जगह फिक्स होती है, बिलीफ बदलते रहते हैं, जबकि नेटवर्क स्टेट के अंदर बिलीफ एक ही रहता है और जगह बदलती रहती है। मैं उसी से शुरू करता हूं कि नेशन स्टेट असल में अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो क्या है। देखिए, नेशन स्टेट को अगर समझना है तो मोटा मोटा समझ लीजिए कि नेशन स्टेट के 9 एलिमेंट्स हैं और 9 एलिमेंट्स को अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़े तो समझ लीजिए कि 3 लेयर्स हैं नेशन स्टेट्स की। पहली है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब है बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश आपस में अलग कैसे हैं? बॉर्डर्स के कारण। अब ये बॉर्डर सिर्फ लैंड बॉर्डर नहीं होता, इसके अंदर समंदर का बॉर्डर भी आता है, इसके अंदर आपका स्पेस, आपका एयर बॉर्डर भी आता है कि आप इतने से नीचे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जहाज नहीं उड़ा सकते। तो पहला तो आ गया फिजिकल लेयर, बॉर्डर। उसके बाद 2 लेयर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल लेयर और इंस्टीट्यूशनल लेयर। अब सोचिए, भारत और बांग्लादेश में क्या फर्क है? सवाल ये है कि असल में बॉर्डर के अलावा कोई फर्क नहीं है। भारत और चीन में क्या फर्क है? भारत और अमेरिका में क्या फर्क है? अगर आप थोड़ी देर के लिए बॉर्डर भूल जाएं तो वो जो 9 एलिमेंट्स में आपको बताने जा रहा हूं उसमें से 8 कॉमन है, सिर्फ एक बॉर्डर ही अलग है। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्सेप्चुअल लेयर और जो इंस्टीट्यूशनल लेयर के मैं 8 और एलिमेंट्स आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है। देखिए, पहले बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेयर की कि ये नेशन स्टेट के अंदर क्या है कि हम नेशन स्टेट के अंदर पूरी तरह से दबे रहते हैं, उसके अंदर घिरे रहते हैं। उसका कारण है कि नेशन स्टेट के पास 4 चीजों की मोनोपोली है: मनी, लॉ, लेजर और लेबर रिवॉर्ड। यानी कि इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप कभी खुद से पूछते हो कि यार मैं खुद मनी डिजाइन कर सकता हूं? जवाब है नहीं। आप खुद से कभी पूछें कि क्या मैं लॉ खुद बदल सकता हूं? जवाब है नहीं। आप क्या कभी खुद से पूछें कि आप जिस बही खाते के ऊपर क्रेडिट और डेबिट की एंट्रीज डालते हो, बही खाते के रूल्स कौन बना रहा है? और
ये जो आपको तनख्वाह मिलती है, ये जो पेंशन मिलती है, ये जो ग्रेच्युटी मिलती है, ये जो 4 चीजें हैं, मनी, लॉ, लेजर और लेबर, इन चारों के ऊपर नेशन स्टेट की मोनोपोली है। इसलिए नेशन स्टेट इतना ताकतवर है। सो पहला हो गया बॉर्डर, दूसरा मनी, तीसरा लॉ, चौथा लेजर और पांचवा लेबर। अब ये तो होगी कॉन्सेप्चुअल लेयर, पहली फिजिकल, दूसरी कॉन्सेप्चुअल। अब इन 4 कॉन्सेप्ट से आगे फिर इंस्टीट्यूशंस बनती हैं। सबसे पहली इंस्टीट्यूशन बनती है बैंक। आप आज की तारीख में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। हकीकत यह है कि आरबीआई पैसे छापता है, पर असल में जो पेमेंट ट्रांसफर है वो तभी होगा अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा। यानी कि बैंक्स आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, आपकी पूरी मनी ट्रांसफर को कंट्रोल करते हैं। और बैंक के अंदर अकाउंट बनाने के लिए फिर बहुत सारी और चीजें चाहिए। दूसरा, टैक्सेशन। कहते हैं दुनिया के अंदर टैक्स एक ऐसी चीज है जो नेशन स्टेट की सबसे बड़ी पावर माना जाता है, और उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी आता है। फिर तीसरा है कॉरपोरेट्स। अगर 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 500 लोग इकट्ठे होकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको कॉरपोरेशन बोला जाता है। तो ये कैसे बनता है, इसके रूल्स कैसे हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये नेशन स्टेट डिसाइड करता है। और चौथा, पॉलिटिकल रिजीम, कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन करवाता है, कौन चुना जाता है, कौन राज करता है। तो अगर आप इन 4 इंस्टीट्यूशंस को देखें, बैंक, टैक्स, कॉरपोरेशंस और पॉलिटिकल रिजीम, तो 4 ये इंस्टीट्यूशंस, 4 कॉन्सेप्ट्स और एक बॉर्डर, ये 9 द्वार हैं नेशन स्टेट को समझने के लिए। हम इन सभी द्वारों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये इतने ताकतवर हैं, ये इतना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक एक हिस्से के अंदर एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो हम उनकी थोड़ी थोड़ी झलक आज लेंगे। तो आपने ये बात बताई कि मुझे जो ऐसी फीलिंग आई, आपने ये बताया कि एक नेशन स्टेट का काम होता है, जॉब होती है। बेसिकली एक नेशन चलाना भी एक जॉब है। नेशन स्टेट की कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनमें से जो सबसे कोर जो चीज़ें हैं वो उन्होंने अपने कंट्रोल में करे हुए, जिससे नेशन चलता है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिस हो जाए या उनके कंट्रोल से बाहर चला जाए तो नेशन स्टेट को खतरा हो जाएगा, राइट? उसके एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाएगा। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सारी नेशन स्टेट जो अपने आप को सो कॉल्ड नेशन स्टेट्स कहते हैं केपेबल होती हैं ये एलिमेंट्स को मेंटेन करने के लिए, या ये एलिमेंट्स को हर नेशन बखूबी निभा रहा है? क्योंकि एज पर दी यूएन रिपोर्ट्स 195 देश हैं, तो क्या सारे मजबूती या सारे केपेबल हैं इस नेशन स्टेट को रन करने के लिए? ऑन पेपर या ऑन सरफेस दिखता है कि हाँ वो अच्छे से रन कर रहे हैं, बट व्हाट इज योर टेक कि क्या ये एलिमेंट्स को मेंटेन करना ही नेशन स्टेट की एग्जिस्टेंस के आने की वजह है? देखिए काशिफ, बेसिकली जब आप नेशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा बताया जाता है कि सारी नेशंस एक जैसी हैं। इंडिया, पाकिस्तान, मोनाको, इवन वेटिकन सिटी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी देश एक जैसे हैं। ये दिखने में एक टेक्स्ट बुक लेवल के ऊपर बहुत सही लग सकता है, बट अगर एक नेशन स्टेट की कैपेसिटी देखी जाए, कैपेबिलिटी देखी जाए, तो आपको हर नेशन दूसरे से बिल्कुल अलग नजर आएगा। अब जैसे आपने कहा कि 195 देश हैं, ठीक है,
पर 195 देशों में से 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन भी नहीं है, यानी कि 1 करोड़। दिल्ली शहर की 3 करोड़ की आबादी है एक शहर की, और मैं यहां ये कह रहा हूं कि 100 से ज्यादा ऐसी नेशन स्टेट्स हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, और दुनिया में कुल 20 देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेशन स्टेट्स कहने को एक टेक्स्ट बुक के लेवल पर 195 जरूर हैं, पर उनकी जो काबिलियत है और उनकी जो ताकत है वो कुछ मामलों में एक बड़े शहर से भी कम हो सकती है, और कुछ मामलों में उनकी ताकत अपने बॉर्डर के बाहर भी हो सकती है। जैसे अमेरिका की ताकत सिर्फ अमेरिका के बॉर्डर के अंदर नहीं है, अमेरिका के बॉर्डर के बाहर भी है। जैसे चाइना है। तो कुछ बड़े देशों की ताकत अपनी सरहद से बाहर भी होती है, पर मेजॉरिटी कंट्रीज जो होते हैं उनकी पावर बहुत कम होती है। हाँ, वही तो कह रहा हूं। और ऑन सरफेस, ऑन पेपर वो नेशन होते हैं, बट उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी, यहां तक कि उनके काफी सारे ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जो किसी और देश के पास होता है। तो कहने को तो वो नेशन होते हैं, जैसे कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे यूएस डॉलर लीगल टेंडर है। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हर देश की अपनी करेंसी नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां यूएस डॉलर ही लीगल टेंडर है। एल सल्वाडोर का लीगल टेंडर जो था वो यूएस डॉलर ही था, और अभी भी है। सो अर्जेंटीना का भी अभी अर्जेंटीना का भी। सो नेशन स्टेट सिर्फ डिक्लेयर कर देने भर से अपने आप को नेशन स्टेट का दर्जा कहलाते हैं, या ये जो एलिमेंट्स हैं एक नेशन को जो डिफाइन करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स का सही होना जरूरी है, इस पे कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए मैंने जानबूझ के नेशन के लिए 9 एलिमेंट्स डिसाइड किए, ना कि एक। अगर आप सिर्फ बॉर्डर के हिसाब से नेशन को डिफाइन करोगे तो सारी नेशंस का बॉर्डर है। सुनील सर, पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग लगी, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, कॉमन मिथ ये है कि नेशन का मतलब होता है कि एक बॉर्डर को डिफाइन कर देना इज कॉल्ड नेशन। नहीं, नेशन के अंदर बॉर्डर सिर्फ एक एलिमेंट है। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? यस। और बाकी एलिमेंट्स का भी उतना ही मजबूती से स्ट्रॉन्ग होल्ड होना जरूरी है एक नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। एग्जैक्टली। देखिए, आप यहां टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस के चक्कर में मत उलझिए। अभी तो मैंने सिर्फ बॉर्डर की बात की है, अब कॉन्सेप्चुअल लेयर पर आ जाइए। हाँ। और कॉन्सेप्चुअल लेयर के अंदर 4 एलिमेंट्स मैंने बताए, और मनी, लॉ, लेजर एंड लेबर। ठीक है, हम पहले की बात करते हैं मनी। देखिए, जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी का मतलब यहां पर ये है कि प्रिंट कौन कर रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है? अगर हम एल सल्वाडोर की बात कर रहे हैं जहां पर बिटकॉइन भी लीगल टेंडर है और डॉलर भी लीगल टेंडर है, बट डॉलर तो अमेरिका छाप रहा है और बिटकॉइन तो एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है। अर्जेंटीना के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी अपनी करेंसी अर्जेंटाइन पीसो वो खत्म करेंगे और डॉलर को लीगल टेंडर बना रहे हैं। इवन वो क्रिप्टो करेंसीज को भी अलाउ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मनी की मोनोपोली है हर देश के अंदर वो बराबर नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसलिए अगर आप हिंदुस्तान, एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना 3 देशों को लें तो बॉर्डर के लेवल पर तो नेशन स्टेट हैं, पर मनी के लेवल पर तीनों की हालत अलग अलग है। अलग अलग। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी नेशन स्टेट के अंदर थोड़ा सा और घुसे और मनी के ऊपर फोकस करें। बिल्कुल, क्योंकि मनी के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, मनी कौन प्रिंट कर रहा है।
ये तो इसका जवाब आप बड़े आराम से दे सकते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक प्रिंट कर रहा है, बट क्या वो काफी है? असल में आम आदमी का सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्ट कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। होता नहीं। मैं एक अगर आम हिंदुस्तानी हूं तो मैं कभी आरबीआई के दफ्तर जाता ही नहीं हूं। मैं तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक जाता हूं और उन्हीं की एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूं। तो बेसिकली नोट प्रिंट तो आरबीआई कर रहा है, पर असल में पूरी की पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कमर्शियल बैंक्स के कमर्शियल बैंक। पर कमर्शियल बैंक बनने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? आरबीआई की। और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये मनी को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि ये मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो मनी की मल्टीप्लिकेशन है इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। मनी जो सेंट्रल बैंक छापता है उसको कहते हैं M0, और आज की तारीख में जो M0 है वो है 46.82 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 46,82,000 करोड़ रुपए। ये वो जो कैश करेंसी नोट्स और कॉइन्स हमारे देश में घूम रहे हैं ना, ये उसको कहते हैं। बट असल में जो मनी सप्लाई है पूरे सिस्टम में घूम रही है वो इससे कई गुना ज्यादा है। अगर मैं लेटेस्ट फिगर जुलाई 2024 की आपको बताऊं तो वो फिगर आती है 256.14 ट्रिलियन, यानी कि 256,14,000 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे ये क्या मामला है? सेंट्रल बैंक ने तो कम छापे और ये मनी सप्लाई इतनी ज्यादा कैसे होगी? ये इसलिए होता है क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जब वो आपको कर्जा देते हैं। कर्जे का मतलब होता है वो एक लेजर एंट्री क्रिएट करते हैं, आप जो उनको एसेट देते हैं कोलेट्रल के अगेंस्ट, और मनी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप सोचिए कि जब आप 200, 250 लाख करोड़ कह रहे हैं तो गिनती करिए जीरो। 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, 1 ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो, और उसके बाद ये 15 जीरो तक चला जाता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की मैं फिगर्स बता रहा हूं, तो दुनिया के फिगर्स तो इससे कई गुना ज्यादा है। और ये सारी फिगर्स नेशन स्टेट्स के अंदर मनी के एलिमेंट से आती हैं। तो आप सोचिए कि हमारी जिंदगी मनी के बिना कुछ नहीं है, और मनी कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है आपसे कि क्या हर सेंट्रल बैंक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा होगा? ये नेशन स्टेट्स जो क्लेम हमने पेपर पे गिन ली 190, 195 के आसपास, बट सबके सेंट्रल बैंक्स जो हैं मनी प्रिंट कर देने भर से काम हो जाता है? क्योंकि मनी अल्टीमेटली तो एक बिलीफ सिस्टम है कि वहाँ की जनता उस प्रिंटेड मनी में बिलीव कर रही है या नहीं कर रही है। और ऐसा क्यों देखा गया है कि सेंट्रल बैंक तो मनी प्रिंट कर रहा है लेकिन लोग वहां पे कोई और मनी को यूज कर रहे हैं? मतलब वो लोकल करेंसी, जैसे लेबनान में या वेनेजुएला में वो अपनी करेंसी छाप रहा है सेंट्रल बैंक, लेकिन लोग उसे यूज नहीं कर रहे। ये क्या सिस्टम है और ये डिसबिलीव क्यों हो जाता है लोगों का? देखिए, एक बात समझिए कि मनी छापना और मनी की रिस्पेक्ट करवा पाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कोई भी सेंट्रल बैंक मनी छाप सकता है क्योंकि ये उसका अधिकार है, उसके पास पावर है। बट ये जनता के पास भी पावर है कि वो उस मनी को रोजमर्रा की ताकत की तरह यूज करेंगे कि नहीं। अब जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में इतनी महंगाई है, इवन आजकल टर्की और पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई है कि 40 से 70, कई बार 140% की इन्फ्लेशन हो जाती है।
इसका मतलब है कि जब इन्फ्लेशन हो रही है तो सेंट्रल बैंक नोट तो छाप रहा है पर मनी सप्लाई की मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि नाइजीरिया के फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ा दुख हुआ कि उनके देश के अंदर उनकी अपनी करेंसी लोग नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि इतनी ज्यादा नाइजीरिया के अंदर इन्फ्लेशन है कि लोगों ने उनकी करेंसी इस्तेमाल करना छोड़ दिया और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर रोना शुरू हो गए कि भी हमारे देश के लोग बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं। तो सोचिए कि कहने को उस देश के अंदर मनी की पावर है, उनके पास लॉ बनाने की ताकत है कि वो मनी को लीगल टेंडर बनाएंगे। यानी कि उनके देश की ये करेंसी अब लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आपको जो भी टैक्स पे करना है उसमें करना है, उसके अंदर पे करना है। आपको जो भी पेमेंट्स करनी है आपको उस करेंसी के अंदर करनी है, और अगर आप किसी और करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना जरूरी है। बट इस सब के बावजूद भी आप देखें कि इंडिया के अंदर लीगल स्टैंडिंग कुछ और होएगी नेशन स्टेट की, अमेरिका के अंदर कुछ और होएगी, पाकिस्तान के अंदर कुछ और होएगी, और नाइजीरिया या जिम्बाब्वे के अंदर कुछ और होएगी। इसका मतलब मनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ नेशन स्टेट। और इनफैक्ट किसी भी नेशन स्टेट के लिए मनी अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो अपने आप कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि मनी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। इवन मतलब मनी सोसाइटी के बॉन्ड को भी बांधता है। मनी आपकी लाइफ की इनसिक्योरिटीज को डिफाइन करता है, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ नेशन स्टेट, जो कि कई नेशन स्टेट्स उसमें अब दिख रहा है कि फेल होती जा रही है। बिकॉज फेल इन द सेंस व्हेन आई से फेल, अगर कोई नेशन स्टेट अगर उस पर्टिकुलर मनी जो कि यूज हो रही है उस नेशन के अंदर, अगर उसकी वैल्यू को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, अगर वो डिवैल्यू हो रही है कंसिस्टेंटली, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इनफ एक्शन फॉर इट और इनफ स्टेप्स फॉर इट, देन पीपल विल स्टार्ट losing trust in that money and they will eventually pivot करने लग जाएंगे, माइग्रेट करने लग जाएंगे दूसरे ऑल्टरनेटिव्स, जो कि देखा जा रहा है। सो यही मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट डिस्कस करने का क्या है कि पहले हम एक बार नेशन स्टेट्स को समझ लेंगे और उनकी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे कि नेशन स्टेट्स को डिफाइन क्या चीज़ें करती हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा समझना कि नेटवर्क स्टेट क्या है और नेटवर्क स्टेट्स कैसे बनेंगी। अच्छा, आपने जब मनी की बात की तो उसके अंदर एक चीज ऐड करना जरूरी है कि जब मैं नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं और 9 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो ये 9 एलिमेंट्स को आप अलग अलग मत देखिए। जैसे मेरी बाईं बाजू को मेरी दाईं बाजू से अलग नहीं किया जा सकता, मेरे शरीर के किसी हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग नहीं किया जा सकता, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसी तरह से मनी अगर अच्छे से काम नहीं कर रही, वो इस कारण नहीं कर रही कि इसके जो बाकी 3 कंसेप्चुअल एलिमेंट्स हैं वहां भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी है। जैसे मैं दूसरा जो कंसेप्चुअल एलिमेंट है वो है लॉ। उस पर आता हूं। देखिए, मनी पावरफुल इसलिए बनती है क्योंकि उसके पीछे लॉ खड़ा है। लॉ कहता है कि ये रुपी INR, इंडियन नेशनल रुपी, एक लीगल टेंडर है, इसके अंदर आपको टैक्स देना है, इसके अंदर आपको पेमेंट्स करनी है। अगर इससे आपने डॉलर खरीदा तो इसके लिए आपको ये परमिशंस चाहिए। ये पावर आती है लॉ से। और जितना भी आज की तारीख में मनी का पावर है वो बिना लॉ के ऑपरेट कर ही नहीं सकता। और लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाती है पार्लियामेंट। आपको लगता है कि आपने लोगों को चुना, एक MP को चुना, एक MLA को चुना, उसको चुनकर भेजा। देखिए, डेमोक्रेसी 2 किस्म की होती है।
एक डेमोक्रेसी होती है वोट करने की डेमोक्रेसी, और दूसरी डेमोक्रेसी होती है किस चीज पर वोट किया जाए इसकी, यानी कि जो वोटिंग प्रपोजल है वो कौन बना रहा है। आज की तारीख में दुनिया के मैक्सिमम देशों में आम आदमी के पास सिर्फ वोट करने की ताकत है कि ये कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, कैंडिडेट डी में से किसी एक को वोट कर दिया, पर वो आगे जाके कैसे काम करेगा अगले 5 साल, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं। तो सवाल ये है कि जब आपने उसको इलेक्ट करके भेज दिया और 5 साल तक वो इंडिपेंडेंट है अपने तरीके से काम करने के लिए, तो ये वो लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बॉडी हो गई। अब एक बॉडी जब बनेगी तो सिंगल पॉइंट फेलियर आएगा ही आएगा। और अगर उसके कानून के अंदर इंप्लीमेंटेशन के फ्लॉज हैं तो लोगों के मन में कानून की इज्जत खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मनी के पीछे अगर स्ट्रॉन्ग लॉ, इफेक्टिव लॉ नहीं है तो मनी कमजोर होना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरह से मनी के तीसरे कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट के साथ जो नेशन स्टेट का तीसरा कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट है उसकी बात करते हैं, वो है लेजर। देखिए, मैंने लेजर को क्यों चुना? आमतौर पर लेजर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बात ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि जो क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज आप अपने लेजर में भरते हो उसके पीछे एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है? वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन बनाता है? उस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का क्या नाम है? इंडिया में जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क चलता है उसको इंड एएस स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, और उसको बनाने वाली बॉडी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। अब सोचिए कि आपने 100 करोड़ की टर्नओवर की, उसमें से 20 करोड़ पे आपकी इनकम है, पर टैक्स आप 20 करोड़ के ऊपर दोगे कि 5 करोड़ पर दोगे या 10 करोड़ पर दोगे, इसका फैसला कौन करेगा? आपने सुना होगा बैलेंस शीट में एक लिखी जाती है टर्म एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। यानी कि आपकी लेजर का जो रूल है वो कौन बना रहा है? जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई, 86% करेंसी डीमोनेटाइज हो गई, मिट्टी हो गई, पानी कागज बन गई, पर उसके बावजूद भी लोग लाइन में लगे, नोट बदलवाए, उन्होंने पुराने नोट जमा करवाए, नए नोट लिए। क्यों? मनी से भी बड़ी एक और चीज होती है, वो है लेजर। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास लेजर का कंट्रोल था। पुराने नोट के ऊपर उन्होंने कांटा मार दिया, उस एंट्री को डेड कर दिया, राइट ऑफ कर दिया और नई एंट्री क्रिएट कर दी। तो नेशन स्टेट के पास ये लेजर मेकिंग पावर होती है। और जो चौथा एलिमेंट है जो इसके साथ ही जुड़ा है वो है लेबर। आज की तारीख में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि साहब मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगा और मुझे आप बिटकॉइन या ईथर में पे करो। आप ये नहीं कह सकते। आपको जो पेमेंट मिलेगी वो रुपी के अंदर ही मिलेगी। आपका जो टीडीएस कटेगा वो रुपी में कटेगा। आपका जो पेंशन और ग्रेचुटी आपको मिलेगा वो रुपी में ही मिलेगा। ये जो रूल्स है, आप सोचिए हिंदुस्तान में 60 से 80 करोड़ वर्कर हैं। वो कितना पेंशन में पैसा जमा करा रहे हैं, ग्रेचुटी में पैसा जमा करा रहे हैं, इंश्योरेंस में पैसा जमा करा रहे हैं। आपको पता है कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान का सबसे अमीर कॉर्पोरेशन है। उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास है। वो पैसा कहां से आया?
लोगों की लेबर की इनकम का एक छोटा सा हिस्सा इंश्योरेंस में गया। तो सोचिए पेंशन और ग्रेचुटी का पैसा भी कितना ज्यादा होगा। तो आप ये चार चीजों को जब इकट्ठा करते हैं, मनी, लॉ, लेजर और लेबर, तो नेशन स्टेट की कॉन्सेप्चुअल लेयर बनती है। और इन चार चीजों से नेशन स्टेट बहुत ताकतवर हो जाती है। जहां ये चार चीजें सही काम कर रही हैं वहां नेशन स्टेट पॉपुलर है, पावरफुल है। जहां ये चार चीजें सही काम नहीं कर रही हैं वहां नेशन स्टेट पावरफुल और पॉपुलर नहीं है। क्या बात है। सो नेशन स्टेट्स को हमने कितने इजीली डिफाइन कर दिया आपने कि अगर ये चार एलिमेंट है जो मिलके नेशन स्टेट्स को बनाते हैं, और इनमें से अगर एक एलिमेंट भी अगर आपका कंट्रोल में नहीं है या आप सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, तो हमने देखा कि नेशन स्टेट्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अगर मैं इन चारों पैरामीटर्स पे अगर नेशन स्टेट्स को इवेल्युएट करने चलूँ सर, तो मुझे तो कोई भी एक ऐसा नेशन नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये चारों के चारों एलिमेंट्स को बखूबी निभाया जा रहा हो या सही से मैनेज किया जा रहा हो। यहाँ तक कि जो हम अमेरिका को भी देखते हैं, जिसको सबसे पावरफुल देश माना जाता है, जिसके करेंसी पे पूरी दुनिया की करेंसी पैक्ड है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने कोविड के बाद जो डॉलर प्रिंट किया है, वो उनकी टोटल जो डॉलर की जो सप्लाई है उसका 40% उन्होंने कोविड के बाद प्रिंट किया है। और ये जो डेट है ये 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर गया, और माना ही जा रहा है कि आगे और भी लिमिट्स क्रॉस कर देगा। और जिस पे कहते हैं कि ना कान पे जूं रेंगना एक मुहावरा है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो सिर्फ अपनी उन लड़ाइयों में कि डेमोक्रेट आएगा, रिपब्लिकन आएगा, और रिपब्लिकन आएगा वो भी वही काम करेगा जो डेमोक्रेट कर रहा था। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? कि आपके हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को मेडल दे दो, किसी पर्टिकुलर नेशन स्टेट को, बट डू यू थिंक कि ये इन पैरामीटर्स पे कोई भी खरा नहीं उतर रहा? काशिफ, इसीलिए मैंने आपके सवाल का जो मैं जवाब इस तरह से दूंगा कि मैंने शुरुआत ही गीले पहाड़ से की। हाँ, आपने शुरू में ही बोल दिया था गीले पहाड़, कि पहाड़ दूर से देखने में बहुत ताकतवर लगता है, ऐसा लगता है कि बस ये हिलेगा नहीं। पर जब पानी उस पर पड़ता जाता है, इकट्ठा होता रहता है, तो एक पॉइंट के बाद पहाड़ भी अंदर से गीला होकर खिसकना शुरू हो जाता है। तो अगर एक नेशन स्टेट मनी ठीक से मैनेज नहीं करेगी, लॉ ठीक से नहीं बनाएगी, लेबर को ठीक से रिवॉर्ड नहीं देगी, या लेजर को ठीक से मैनेज नहीं करेगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? वो नेशन स्टेट अंदर से कमजोर, गीली होती जाएगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कुछ 100 साल पीछे चले जाइए। एक समय था दुनिया के अंदर यूरोप बहुत ताकतवर था, और यूरोप के अंदर फ्रांस, नीदरलैंड्स, पोर्तुगाल, इंग्लिश पीपल, ये सब लोग आपस में बड़े बड़े इनके उस समय एम्पायर्स हुआ करते थे, और इनके राजाओं की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई का एक सबसे सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या था? वो कारण ये था कि उस समय बॉर्डर नहीं हुआ करते थे। अंग्रेजों को ये नहीं पता चलता कि फ्रांस कहां से, फ्रांस को ये नहीं पता चलता पुर्तगाल कहां से, पुर्तगाल को ये नहीं पता चलता था कि नीदरलैंड कहां से। ये तो बाद में बॉर्डर्स बने। तो उनके बीच में इतनी ज्यादा लड़ाइयां होनी शुरू हो गई कि एक समय लगभग 1618 से लेकर 1648 तक 30 साल युद्ध ही होते रहे। भयंकर तबाही हुई। तो भयंकर तबाही के बाद उन्होंने एक फैसला किया 1648 में, वेस्टफेलिया नाम की जगह पर एक संधि की कि ये है बॉर्डर, क्योंकि तब तक प्रिंट मेकिंग और मैप मेकिंग की टेक्नोलॉजी आ गई थी, कि ये बॉर्डर है, ये तहसील, ये जिला, ये गांव इसका है, ये उस तुम्हारा है। जब उन्होंने ये लकीर खींच दी तो कम से कम लड़ाई के कारण सॉर्ट आउट करने, सेटल करने आसान हो गए। तो उसके बाद से लोगों ने एक नियम बनाया कि भाई बॉर्डर नेशन स्टेट का बेस बन जाएगा। ठीक है भाई, बन गया, पर ये काफी नहीं है।
बॉर्डर होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पानी का कोई बॉर्डर नहीं होता है, हवा का कोई बॉर्डर नहीं होता है, मौसमों का कोई बॉर्डर नहीं होता है, समंदर का कोई बॉर्डर नहीं होता है। पर इंसानों ने जब बॉर्डर बनाए तो बहुत सारी नेशंस ये भूल गई कि उनको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर वो काबिलियत हासिल करनी है। अब हमने बॉर्डर और 4 एलिमेंट्स जो कॉन्सेप्चुअल लेयर कहते हैं उनकी बात कर रही। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल लेयर पर कि ये जो कॉन्सेप्चुअल मोनोपोली है नेशन स्टेट की, ये आम आदमी के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होती है। और वहां पर मैं शुरू करना चाहूंगा बैंक से। ये 4 जो ऑर्गन्स हैं, बैंक, टैक्सेशन बॉडीज, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल रेजिम। तो हम शुरुआत करते हैं बैंक से। देखिए, मैं ये सवाल पिछले 10-12 साल से बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जितना पैसा है उसके पीछे किसकी बैकिंग है। तो मुझे आमतौर पर लोग कहते हैं, ये जवाब मैंने बहुत बार सुना है, कि हिंदुस्तान में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसके पीछे आरबीआई के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये जब जवाब मैं सुनता हूं तो मुझे बहुत हंसी आती है। आरबीआई के पास लगभग 600 से 800 टन गोल्ड है। 600 से 800 टन, और ये बहुत कम गोल्ड है। इन रियलिटी जो मनी सप्लाई है वो तो 250 ट्रिलियन यानी कि 250 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर इतना गोल्ड नहीं है तो मनी सप्लाई यहां तक कैसे पहुंच गई? ये मैं जब किसी से पूछता हूं तो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। और यहां पर जो जादू हो रहा है वो बैंक्स करते हैं, क्योंकि बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं, पर मनी इस तरह से क्रिएट करते हैं कि आपको लगता है कि ये सेंट्रल बैंक से आई है। वो असल में क्रिएट करते हैं क्रेडिट से। जैसे आप मान लीजिए एक मकान खरीदना चाहते हैं, 1.25 करोड़ का मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस है। तो बैंक कहता है कि हम आपको 1 करोड़ का लोन दे देंगे। बैंक चेक करता है आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी मंथली इनकम, आपकी एनुअल इनकम वगैरह वगैरह। अगर बैंक को लगता है कि यस आप कर्जा वापस कर सकते हैं, तो आपकी 20 या 25 साल की किस्तें बना के आपको कहता है कि भाई ये हमने आपको 1 करोड़ का लोन दे दिया। पर सवाल है कि वो 1 करोड़ का लोन आया कहां से? क्या बैंक के पास पैसे पड़े हुए थे? नहीं। बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपनी लेजर के अंदर, फिर लेजर आगे देखिए, लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ने अपनी लेजर खोली, उसके एसेट 2 हिस्से होते हैं, एक एसेट और एक लायबिलिटी। उसके एसेट के अंदर एक वैल्यू ऐड करी 1.25 CR, 1.25 करोड़ की एक एसेट प्लस कर दी, और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट कर दी 1 करोड़ की। वो जो 1 करोड़ की लायबिलिटी थी वो टाइम डिपॉजिट, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे टाइम डिपॉजिट के हिसाब से उन्होंने आपके खाते में ट्रांसफर कर दी, और आपने वो जो 1 करोड़ निकाला वो अब आप यूज कर सकते हैं। वो अब मार्केट के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि जो पैसा आरबीआई ने छापा था और ये जो बैंक ने लेजर एंट्री से क्रिएट किया, दोनों में क्या फर्क है? असल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी आईएनआर है, ये भी आईएनआर है। आम आदमी को कभी समझ ही नहीं आता कि असल में 90% पैसा जो सिस्टम में घूम रहा है वो आरबीआई नहीं छाप रहा है, वो कमर्शियल बैंक्स छाप रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आज 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का लोन, ठीक, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का भाव 1.25 करोड़ का रह गया 50 लाख रुपया, तो बैंक तो घाटे में चला गया, बैंक तो वर्चुअली कंगाल हो गया। तो 2008 में क्या हुआ था? 2008 में यही हुआ था अमेरिका के अंदर कि $5 ट्रिलियन का बैंकिंग सिस्टम को मॉर्टगेज एसेट्स के ऊपर लॉस हुआ।
जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर लॉस हुआ। अब वो लॉस कैसे पूरा हो, क्योंकि बैंक जो मनी पैदा कर रहा है और जो सेंट्रल बैंक मनी, दोनों में एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो घूम फिर के सेंट्रल बैंक वहां का जो था फेडरल रिजर्व, उसको $5 ट्रिलियन छापने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि असल में जो सेंट्रल बैंक होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है, पर 90% जो मनी घूम रही है वो बैंकिंग सिस्टम में घूम रही है। अगर बैंक्स करप्ट हैं, उनके एनपीएस, उनके बैड एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो वो मनी को कमजोर कर रहे हैं। और ये आम तौर पर जो गरीब मुल्क हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके गरीब या डेवलपिंग होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है उनका बैंकिंग सिस्टम। उनका बैंकिंग सिस्टम ना तो एसेट्स का कोलेट्रल सही से मैनेज करता है, ना लोगों के साथ जो उनकी क्रेडिट बेस्ड रिलेशनशिप है उसको अच्छे से मैनेज करता है। तो गड़बड़ वहां हो जाती है। तो बैंकिंग सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो लोग पैसा कहां से लेंगे? तो जहां से पैसा मिलेगा लोग वहां से लेंगे। अब मैं बैंक्स के बाद आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नेशन स्टेट का इंस्टीट्यूशनल लेयर के अंदर, वो है टैक्स, टैक्सेशन बॉडी। और टैक्सेशन बॉडी की अगर मैं आपको छोटी सी उदाहरण दूं, हिंदुस्तान के अंदर एक साल में हम सब मिलके 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। वो टैक्स की जो मात्रा है वो है 25 लाख करोड़ हर साल। अब आप कहेंगे ये टैक्स कहाँ से आ रहा है? ये डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब एक तो इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स देते हैं, और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स जो फर्म्स, कंपनियां देती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो आता है वैट से, यानी कि जीएसटी से या कस्टम से। 25 लाख करोड़ रुपया। जब लोग कहते हैं ना कि किसी नेशन की जो सही ताकत होती है, उनके सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके लीडर होते हैं, ये सब कोरा झूठ है। असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं वो टैक्स पेयर जो समय पर टैक्स पे कर रहे हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हम जितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा किस में जाता है? 40% से ज्यादा हम किस्तें पे कर रहे हैं पुराने कर्जे की। पुराना मतलब हिंदुस्तान की सरकारों ने जो कर्जे लिए हैं आईएमएफ से या अंदर अपने ही लोगों से जो कर्जे लिए हैं, जो हमारे टोटल जीडीपी का लगभग 85% है, उसके ऊपर आप किस्तें दे रहे हैं। अब ये किस्तें कहां से आप दे पा रहे हैं? ये उस टैक्स से आ रही हैं। सो अगर टैक्स कम हो गया तो ये नेशन स्टेट की ताकत पर एक सवालिया निशान लग जाता है। और टैक्स अगर बढ़ता गया तो नेशन स्टेट की ताकत भी बढ़ती जाती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो हाई होता है, जो वीक कंट्रीज होते हैं उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो लो होता है। अब पहला था बैंक्स, कि बैंक्स अपना काम सही करते हैं या नहीं, क्रेडिट देते हैं या नहीं। दूसरा है टैक्स टू जीडीपी रेशो अच्छा है कि नहीं। और तीसरा है कॉरपोरेशंस। देखिए, गूगल एक कॉरपोरेशन है, Amazon, एप्पल एक कॉरपोरेशन है, रिलायंस, एयरटेल एक कॉरपोरेशन है। ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये बेसिकली जब लोग इकट्ठे होके कुछ बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए कॉरपोरेशन बनाते हैं। बट सवाल है कि जब हम कॉरपोरेशन बनाते हैं तो कॉरपोरेशन फॉर प्रॉफिट है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है? अगर आप कोई राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसा कुछ बनाते हैं, नामधारी जैसा कुछ बनाते हैं, या
कोई और रिलीजियस ट्रस्ट बनाते हैं तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। पर अगर आप रिलायंस खड़ा कर रहे हैं, एयरटेल खड़ा कर रहे हैं, तो वो फॉर प्रॉफिट है। पर दोनों के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है, आपको एक लॉ के मुताबिक अप्लाई करना पड़ता है, KYC करवाना पड़ता है, KYB करवाना पड़ता है, ट्रस्टी और डायरेक्टर का आपको पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ये रूल कौन बनाता है? नेशन स्टेट। जिस देश के अंदर ये रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रांग हैं, वहां नेशन स्टेट ताकतवर है। जहां नहीं, वह नेशन स्टेट कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कई देशों में ऐसा है कि कॉरपोरेशन ज्यादा मजबूत हो गए हैं, तो वहां नेशन स्टेट कमजोर हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले अमेरिका के एक कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि गूगल सर्च इंजन के मामले में एक स्पष्ट मोनोपोली है, इसलिए इसका धंधा गैर कानूनी है। अब सोचिए कि 2024 के अंदर सर्च इंजन के धंधे को आप मोनोपोली बता रहे हैं, जबकि गूगल तो पिछले 30 साल से काम कर रहा है। उसका सर्च इंजन का बिजनेस तो इतने सालों से काम कर रहा है, वो तो $2 ट्रिलियन के बराबर की कंपनी हो गई। आज क्यों? इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर कॉरपोरेशन सरकार से ज्यादा मजबूत था। इसका मतलब है कि वहां की नेशन स्टेट अपना रोल नहीं अदा कर रही थी। और चौथा हिस्सा जो नेशन स्टेट का है, पहला था इंस्टीट्यूशन लेयर में बैंक, फिर टैक्स, फिर कॉरपोरेशंस, और चौथा और आखिरी है पॉलिटिकल रिजीम। यानी कि स्टेबल है कि नहीं, रूलर कौन है, चुना कैसे जा रहा है, उसको वोट कैसे दिया जा रहा है। आपने बड़ी आम चीज सुनी होगी अमेरिका के अंदर, आपने सुना होगा कि भाई एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है। पर आपने कभी ये सवाल पूछा है कि कोई तीसरी पार्टी क्यों नहीं पैदा होती? प्रेसिडेंट इन दोनों पार्टियों से ही क्यों आता है? तीसरी पार्टी क्यों नहीं आती? वजह? इसका सिंपल रीजन है कि उनका जो पॉलिटिकल रिजीम है, उसके अंदर उनका जो पार्टी सिस्टम है, उसने पूरी नेशन के ऊपर एक तरह से कब्जा किया हुआ है। तो वो तीसरी पार्टी को पैदा ही नहीं होने देता। जैसे आप इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टियों का जो गुट है उसको बीजेपी रूल करती है, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है जिसको कांग्रेस रूल करती है। हिंदुस्तान के अंदर नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना और नई पॉलिटिकल पार्टी बना के सत्ता में आना बहुत मुश्किल काम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेशन स्टेट का जो पॉलिटिकल रिजीम है, कौन आएगा पार्टी बना के राज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप वापस मुड़ के इस पहाड़ को, इस नेशन स्टेट नाम के पहाड़ को देखें, तो पहला आ गया बॉर्डर, फिजिकल लेयर, फिर आ गया कॉन्सेप्चुअल लेयर, मनी, लॉ, लेजर और लेबर रिवॉर्ड, फिर आ गया इंस्टीट्यूशन लेयर, उसमें आ गया बैंक, टैक्सेशन, कॉरपोरेशंस और पॉलिटिकल रिजीम। तो इन 9 चीजों को जब ध्यान से देखें तो 9 चीजों में से एक चीज अलग है, बट बाकी के 8 चीजें सभी नेशंस में कॉमन है, बट उनकी कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग है। मनी अर्जेंटीना की अमेरिका से अलग है, पॉलिटिकल रिजीम इंडिया का पाकिस्तान से अलग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा पहाड़ है जो कभी भी किसी भी कारण से गीला हो सकता है, और अगर ये जरूरत से ज्यादा गीला हो गया तो ये अंदर से बिखरना शुरू हो जाएगा और नीचे को ये चलना शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश क्लासिक एग्जांपल है। यस, क्लासिक एग्जांपल है। आप देखो कि इकोनॉमी अच्छी चल रही थी,
जीडीपी कोई इशू नहीं था। लोग तो कह रहे थे कि एशिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन में था, गारमेंट्स का बहुत बड़ा हब था, वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत था एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो कि एक बहुत सरप्राइजिंग ये था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काफ़ी उसका था। और एंड अचानक रातों रात, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 days, कहते हैं ना कि जैसे गीला पहाड़ जिसकी आप बात कर रहे हो वो बहुत तेजी से नीचे आता है यस जब वो आता है। Yes. तो सिमिलरली बांग्लादेश इज लाइक अ 2-week स्टोरी। यस इसीलिए मैं बार बार एक बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेशन स्टेट आपको जितना स्ट्रांग नजर आता है कई बार उतना स्ट्रांग नहीं होता। बट नेशन स्टेट कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए इन 9 के 9 एलिमेंट्स में से नेशन स्टेट किसी एक के कारण कमजोर हो सकता है, किन्हीं 2 के कारण कमजोर हो सकता है, किन्हीं 4 के कारण कमजोर हो सकता है। बट यहाँ मैं थोड़ा सा मैं बांग्लादेश इज अ क्लासिक एग्जांपल, क्योंकि लेटेस्ट है कि देखिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पे चीज़ें ठीक थी, एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे भी ठीक थी, हैप्पीनेस इंडेक्स भी अच्छा था, लेकिन जिन इतने सारे पैरामीटर्स पे आपने बात करी तो पॉलिटिकल रीजन उनके यहाँ देखिए एक मेजर एलिमेंट गड़बड़ाया और चीजें देखिए आप। उनके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी की पूरी सत्ता पर कब्जा करके बैठ गई थी। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं था, बैलेंस नहीं था। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया हुआ था। अब अगर रूलिंग पार्टी डोमिनेट कर जाएगी और सारी चीजों पर कब्जा कर लेगी, मीडिया पर कब्जा कर लेगी, जुडिशरी पर कब्जा कर लेगी, तो अगर वो कुछ गलती कर रही है तो लोग फिर उसके खिलाफ हो गए। और ऐसे ही एक मुद्दा आया और लोग खिलाफ हुए और इतनी तेजी से वो मतलब बारूद की तरह फैला कि उनकी सरकार हैंडल नहीं कर पाई। और ये कहीं जैसे श्रीलंका में हुआ था 2 साल पहले, वहां पे तो यही हुआ था ना कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर लोग घुस गए थे और वहां जाकर उन्होंने तोड़ शुरू कर दी थी। इसलिए और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला होना, मतलब ये अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, मतलब अमेरिका के अंदर ये हुआ है। यस ये किसी और छोटी मोटी अफ्रीकन कंट्री में होता तो शायद ये न्यूज भी ना होती। यस इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नेशन स्टेट्स ताकतवर जरूर होती हैं, बहुत बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होते हैं ये, बट ये कब टूट जाए पता नहीं चलता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पीछे एक सिक्योरिटी अपडेट आया और वो ऐसा गड़बड़ा गया कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, एयरलाइंस, टिकटिंग सिस्टम सब एकदम से बर्बाद हो गए, क्रैश कर गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अरबों। तो इसलिए हमें नेशन स्टेट के अंदर इन 9 के 9 एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर लेके जा रहा हूं। अब सवाल है कि नेशन स्टेट तो हमें समझ में आ गया कि इसके 9 एलिमेंट्स हैं, पर सवाल ये है कि हम नेशन स्टेट पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? ट्रस्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम सब ने नेशन स्टेट का जो मॉडल है उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है। इसके अंदर कमियां हो सकती हैं, पर नेशन स्टेट से बेहतर हमारे पास कोई ट्रस्ट का मॉडल नहीं है और हम इस ट्रस्ट के मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और इसलिए ये नेशन स्टेट चलता रहता है क्योंकि हमारे पास उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट थोड़ी देर के लिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस ट्रस्ट की आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? नेशन स्टेट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, इसकी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? अब आप कहेंगे नेशन स्टेट की
के ऊपर ट्रस्ट की कॉस्ट का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण के लिए समझाता हूं। एक आम आदमी की उम्र जब 40 की होती है तो उस समय उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये अपने प्राइम पर है। 15-20 साल का तजर्बा हो गया और 15-20 साल अभी और काम करेगा, तो उस समय उसकी इनकम भी काफी अच्छी होती है जब 40 साल का होता है। मेरे दादा जब 40 साल के थे तो उनकी मंथली सैलरी थी 50 रुपए और उनके 7 बच्चे थे और मिडिल क्लास थे। मेरे पिता जब 40 साल के थे उनकी मंथली सैलरी थी 500 रुपए और उनके 4 बच्चे थे, वो मिडिल क्लास थे। जब मैं 40 साल का था मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपया थी और मेरा एक बच्चा था और मैं मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास का मतलब यहां ये है कि अगर 2 महीने सैलरी ना आए तो आप गरीब हैं। अगर 2 महीने आप किस्तें ना दे पाए तो आप कंगाल हैं, नीचे आ गए, मिडिल क्लास। अब सवाल ये है कि 3 पुश्तों की कहानी हमारी ये बताती है कि काबिल होने के बावजूद तीनों पुश्तें 7 बच्चे पर मिडिल क्लास, 50 रुपए पर मिडिल क्लास, 500 रुपए 4 बच्चे पर मिडिल क्लास, 50,000 और एक बच्चे पर मिडिल क्लास। जबकि तीनों पुश्तों के अंदर आप 70 साल की मैं कहानी बता रहा हूं। हमने किस पर ट्रस्ट किया? नेशन स्टेट के ऊपर, उसकी मनी के ऊपर। 3 पुश्तों में 50 से 50,000 हो गई, 1000 गुना इनकम बढ़ गई हमारी, पर फिर भी मिडिल क्लास। इसका क्या मतलब है कि हमने इसके ऊपर जो ट्रस्ट किया है उसकी कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं। और जो इकोनॉमी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी होती है उसके अंदर हर परिवार की कहानी ऐसी ही होती है जैसी मेरे परिवार की है। अब सवाल ये है कि ये जो ट्रस्ट है अगर हम कैलकुलेट कर लें तो थोड़ी देर के लिए हम सवाल पूछने लायक हो जाएंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर की बात बताता हूं। 2018 के अंदर RMIT यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको ब्लॉकचेन इनोवेशन हब बोलते हैं। तो उनके स्कॉलर्स ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया और उन्होंने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं कि एक इकोनॉमी लेते हैं और उस इकोनॉमी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि जो ट्रस्ट है उसकी कॉस्ट क्या है। अब नेचुरली फिगर्स के अंदर कितने लाख करोड़, कितने लाख डॉलर, कितने बिलियन डॉलर, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए अमेरिका की इकोनॉमी चूज कर ली। तो कैसे कैलकुलेट करें? उन्होंने अमेरिका के अंदर जो लोग काम करते हैं, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो धंधा करते हैं, उन अलग अलग ऑक्यूपेशंस की कैटेगरीज बना ली। अब जैसे कोई जज है, जज का काम क्या है? जज का काम है फैसला सुनाना। तो बेसिकली वो उसका काम है ट्रस्ट मेंटेन करना, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो उन्होंने जज को वेट दे दिया 1। एक कारपेंटर है, अब कारपेंटर को बेसिकली अपना काम करना है, पर उसका काम प्योर ट्रस्ट मेंटेन करना नहीं है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ठीक, तो ऐसे उसको स्कोर दे दिया 0.25। इस तरह से करते करते उन्होंने सभी ऑक्यूपेशंस का एक ट्रस्ट स्कोर बना लिया और उन्होंने पूरी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर एक कैलकुलेट किया कि 35% अमेरिका का जीडीपी सिर्फ ट्रस्ट मेंटेन करने में जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा कमाई वो धंधे वाले कर रहे हैं जो ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि जज, मैनेजर, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ICWA वगैरह वगैरह, कंप्लायंस के एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि यार अगर अमेरिका का जीडीपी 24 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक, तो 35% तो 1/3 के हिसाब से 8 ट्रिलियन डॉलर हो गया।
कि ट्रस्ट की कॉस्ट जो अमेरिका पे कर रहा है हर साल वो है $8 ट्रिलियन, और वो डेवलप्ड कंट्री है। वहां के सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होंगे। अगर वो $8 ट्रिलियन एक साल में ट्रस्ट की कॉस्ट पेयर कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन कंट्रीज के अंदर तो जीडीपी का 35 क्या 40% हो सकता है, 50% भी सिर्फ ट्रस्ट की कॉस्ट ही पे कर रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर हम जो कमा रहे हैं हमारी कॉस्ट तो किसी और की जेब में जा रही है, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि इससे बेहतर कोई मॉडल हुआ जा सकता है जिसके अंदर ट्रस्ट की कॉस्ट कम हो सके। मतलब अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ट्रस्ट की कीमत क्या है। पहली बार शो पे या पहली बार मतलब क्रिप्टो में हम ये तो कहते हैं ट्रस्टलेस सिस्टम है, डू नॉट ट्रस्ट, वेरीफाई। हम ये कहते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये ट्रस्टलेस सिस्टम है, एक दो स्ट्रेंजर्स के बीच में बिना ट्रस्ट के भी ट्रांजैक्शंस इनेबल करता है। बट ट्रस्ट की कीमत क्या है, वो जरूरी क्यों है, उसकी कीमत क्या है? पहली बार आज क्वांटिफाई हम कर पाए कि एक कंट्री को पकड़ा हमने, अमेरिका, उसके अंदर ट्रस्ट को मेंटेन करने की कीमत है $8 ट्रिलियन। मतलब इंडिया की जीडीपी जो मतलब 2 भारतवर्ष होते और दोनों की जोड़ के जो जीडीपी का जो साइज है वो सिर्फ अमेरिका खर्च कर रहा है ट्रस्ट पैदा करने के लिए। मैं इस पे भी आऊंगा कि बिटकॉइन कितना खर्च होता है ट्रस्ट के लिए। कमाल है। हम आते बहुत ही, वो बाद में आएंगे। अब आप कड़ियों को जोड़ देखिए, हमने आपको एक चीज वादा की थी। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम टॉन सोसाइटी, और अभी हम सीखेंगे कि कैसे टेलीग्राम के अंदर हमें टॉन वॉलेट को यूज करना है। सबसे पहले अपने टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में वॉलेट टाइप करें और फिर वॉलेट ऐप को सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी स्क्रीन के बॉटम पर स्टार्ट बटन दबाएं और फिर वॉलेट बटन दबाएं। इससे आपका वॉलेट मिनी ऐप खुल जाएगा, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और हमें अपना SBT होल्ड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट चाहिए। और इसी मिनी ऐप के अंदर एक टॉन स्पेस नाम का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इसके लिए आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है वो क्लिक करें और फिर सेटिंग सेलेक्ट करें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो टॉन स्पेस, उसको एनेबल करें और फिर अपने टॉन स्पेस वॉलेट को ओपन करें। यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टॉन बटन पर क्लिक करें। अब अपना 24 वर्ड सीड फ्रेज आप या तो कहीं मैनुअली स्टोर कर सकते हैं या फिर वाया ईमेल बैकअप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वॉलेट रेडी हो जाए, आप स्क्रीन के टॉप पर अपने टॉन एड्रेस को चेक कर सकते हैं और इस एड्रेस को यूज़ करें नीचे दिए गए लिंक या QR कोड में इन ऑर्डर टू गेट योर SBT। हमने आपको एक चीज वादा की थी कि हमने कहा था नेशन स्टेट को समझ लोगे, नेटवर्क स्टेट तो ऑटोमेटिक। अब तुम कड़ी को जोड़ता हुआ दिख रहे हो, ये थी वो एक छोटी सी कड़ी आपको। अब आप समझ गए, कह रहे यार ट्रस्ट पे इतना पे अमेरिका में खर्च हो रहा है ना, पूरी दुनिया का जरा जोड़ लो। तो पूरी दुनिया का अगर जोड़ लें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50-60 ट्रिलियन? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, और ये काश के किसी प्रोडक्टिव काम पे पैसा खर्च हो। देखिए, अल्टीमेटली नेशन स्टेट, मैंने शुरुआत में कहा था, एक वर्टिकल पावर है। वर्टिकल पावर के अंदर क्या होता है, जो टॉप पर बैठा है वो सबसे ज्यादा फायदा कमाता है। यार रोकूंगा, कहते हैं कि बिग 4 जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिग 4, मतलब क्योंकि थॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये बिग 4 दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। काम क्या है इनका? सिर्फ ट्रस्ट को मेंटेन करना ही तो है। Yes. और उसके बेसिस पे दुनिया की बिग 4 है। यस, देखिए, ये बहुत खूबसूरत बात है, बट एक बात इसको ध्यान से समझिए कि क्योंकि नेशन स्टेट एक वर्टिकल पावर है, तो जो उसके टॉप पर बैठा है वो ट्रस्ट मेंटेन करने का सबसे ज्यादा हफ्ता वसूल कर रहा है। हफ्ता है अपने देश में तो कर ही रहा है, उसको हायर कर रहे हैं यहाँ अपने इधर भी ट्रस्ट पैदा वो मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। अब सवाल ये है
कि ये जो ट्रस्ट मेंटेनेंस है ये होती कैसे है। और यहां मैं आपको वापस कॉन्सेप्चुअल और इंस्टीट्यूशनल लेयर पर लेके जाता हूं, लेजर के ऊपर। लेजर, क्योंकि ये जो ट्रस्ट लेयर है ये यहां से मैनेज हो रही है। बेसिकली बैंक क्या होता है, आप बैंक की सारी फिगर्स भूल जाइए। बैंक एक लेजर मैनेजर है, हाँ, जिसपे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना काम फेयर कर रहा है। यस, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? लेजर मैनेजर होता है आपके एसेट्स का, जिसपे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिसके आप ट्रस्ट कर रहे हैं। ये जो आपका आधार बॉडी है, ये भी तो एक ट्रस्ट ही बॉडी है ना। तो जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये फंडामेंटली लेजर्स हैं, चाहे बैंक है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज है, या इवन आपका वोटर बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है। एक तरफ आपका नाम आता है, उसके साथ आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, आपका फादर्स नेम आता है, आपकी एज आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके, इसका मतलब है कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो रिकॉर्ड कीपिंग करती हैं या जो लेजर मैनेज करती हैं, अगर ये बीच में से लेजर हटा दो तो बैंक कहां है? कहीं नहीं है। अगर बीच से लेजर हटा दो तो स्टॉक एक्सचेंज कहां है? कहीं भी नहीं है। तो बेसिकली इनकी जो सरदारी है, इनकी जो हफ्ता वसूली है, उसका सीक्रेट सोर्स कहां से आता है? कि ये लेजर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लेजर मैनेजर होते हैं। बट 2009 में एक बड़ी कमाल की घटना हुई कि लेजर टेक्नोलॉजी ही बदल गई। बिटकॉइन आया और उसने एक नई किस्म की लेजर पैदा कर दी, और उसको उस लेजर के अंदर ट्रिपल एंट्री लेजर हो गई। हाँ जी। अब आप कहेंगे यार ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि ट्रिपल एंट्री लेजर कैसे होगी। देखिए, दुनिया के अंदर सबसे कम जो चीज किसी को समझ में आती है वो है लेजर, बही खाता। और दुनिया के अंदर अगर 5000 साल पैसे का, मनी की हिस्ट्री है तो वो बेसिकली लेजर की हिस्ट्री है। और इस 5000 साल में सिर्फ 3 किस्म की लेजर्स आई हैं। पहली थी सिंगल एंट्री लेजर, जिसमें क्रेडिट एंट्रीज एक डब्बे में और डेबिट एंट्रीज दूसरे डब्बे में, पर दोनों डब्बे राजा के महल में होते थे, तो वो डब्बे के अंदर एंट्रीज कभी भी चेंज कर सकता था, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। 4000 से लगभग 4500 साल यही सिस्टम चला। तो जो लेजर कंट्रोल करता था वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। तो राजा, मोनार्की, एम्पायर्स, बड़ी बड़ी आर्मीज उसी समय बनी। चंगेज खां, अलेक्जेंडर वगैरह वगैरह उसी समय पैदा हुए। 500 साल पहले एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डबल एंट्री लेजर सिस्टम, जिसमें एक ही कागज के 2 हिस्से कर दिए जाएं, तो एक तरफ डेबिट एंट्रीज और दूसरी तरफ क्रेडिट एंट्रीज। उनको नीचे करके टोटल कर लिया और अगला पेज पिछले पेज के टोटल से शुरू किया। हाँ, बराबर। तो यानी कि अब आप उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर किसी भी जगह पर आपको पेज के अंदर आप एक एंट्री चेंज करोगे तो आपको पिछले पेज की एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। तो वो करते करते प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि आपने कोई बही खाते में हेराफेरी की है। तो ये जो सिस्टम आया तो लोगों को लगा कि यार लेजर तो बड़ी कमाल की चीज है। तो लेजर जब कमाल की चीज है, मान लीजिए काशिफ ने एक बिजनेस खोला और काशिफ की उस बिजनेस में मैंने उसकी लेजर देखी तो देखा कि यार काशिफ 10 लाख रुपए का हर साल बिजनेस करता है और उसमें से 8 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, 80% प्रॉफिट मार्जिन। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो मैं काशिफ के पास जाता हूँ और काशिफ को कहता हूँ कि भाई तू एक दुकान क्यों खोल के बैठा हो, तू 10 दुकानें खोल, इस धंधे को बढ़ा। तो काशिफ कहता है मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं काशिफ को कहता हूं कि अगर तू अपनी दुकान को एक जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर ले और इसको शेयर होल्डिंग कंपनी में तब्दील कर दे और अपने 10% शेयर मुझे दे दे और मैं तेरी कंपनी का दाम 5 करोड़ लगा रहा हूं, तो तू मुझसे 50 लाख रुपए दे दे और अपनी 10% इक्विटी मुझे दे दे। तो जब ऐसा हुआ
मैंने क्यों किया? क्योंकि आपका बही खाता अब पब्लिक है। पब्लिक हो। आप उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, वो डबल एंट्री लेजर है। पर डबल एंट्री लेजर का इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डिंग कंपनी, शेयर्स का बाय एंड सेल होना शुरू हो गया और मॉडर्न कैपिटलिज्म का जन्म इसी से पैदा हुआ। हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। जितने मॉडर्न बैंक्स हैं, जितने मॉडर्न रेलवे कॉर्पोरेशन हैं, जितने मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन है, वो सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जिनके शेयर्स लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया तो वो शेयर आगे बाय और सेल होते थे। और स्टॉक एक्सचेंज का जन्म डबल एंट्री लेजर के कारण हुआ। मॉडर्न बैंकिंग, मॉडर्न इंश्योरेंस, ये इतने बड़े कैपिटलिज्म का उदय डबल एंट्री लेजर के कारण हुआ। आज हम पिछले 500 साल से डबल एंट्री लेजर के बेनिफिट ले रहे हैं। बट बिटकॉइन ने एक नई इसके अंदर इनोवेशन कर दी, क्योंकि डबल एंट्री लेजर के अंदर एक कमी थी। वो कमी ये थी कि उसके अंदर क्रेडिट एंट्रीज और डेबिट एंट्रीज लिखने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए होता था, जैसे इसको हमारे यहाँ सीए कहते हैं। क्योंकि आम आदमी को लेजर फ्रेमवर्क के रूल्स नहीं पता होते कि ये क्रेडिट में डालना है, ये डेबिट में डालना है, ये इसका डेप्रिसिएशन क्या लगेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि नेशन स्टेट वो रूल्स बनाता था। अब बिटकॉइन ने एक नई इजाद कर दी कि अब रूल्स की बजाय सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल आ गया और उस प्रोटोकॉल को डिसेंट्रलाइज्ड माइनर्स कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने आपको बिटकॉइन भेजे, मेरे यहां हो गई डेबिट एंट्री, आपके यहां होगी क्रेडिट एंट्री, पर हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका हैश चला गया ब्लॉकचेन के ऊपर, जो ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। तो ये जो मेरे यहां डेबिट, आपके यहां क्रेडिट और तीसरी ब्लॉकचेन, ये होगी ट्रिपल एंट्री लेजर सिस्टम। अमेजिंग। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सीए की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें ऑडिट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही ट्रांजैक्शन मैंने किया, वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर जाके जैसे ही कंफर्म होगी तो वो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो गई। तो ट्रस्ट। हाँ। तो अब ये पेमेंट नेटवर्क भी हो गया, ऑडिट नेटवर्क भी हो गया, और इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं सीधा काशिफ को डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूं, यानी कि पीयर टू पीयर। और काशिफ इंडिया में बैठा हो, नाइजीरिया में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, कनाडा में, जहां मर्जी हो, मैं पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर सकता हूं। यानी कि बिटकॉइन ने ये कहा मुझे कि भाई, मुझे अगर ऑस्ट्रेलिया में पैसे भेजने हैं $1 मिलियन, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे $1 मिलियन भेजने के लिए कम से कम $2,000 लगेंगे। बिटकॉइन ने कहा आपको $2,000 क्या, $2 ही लगेंगे। जब मैं इस तरह से सोचता हूं तो मैं देखता हूं कि यार ये क्या बात हुई। ग्लोबल ट्रांजैक्शन $2, और अगर मैं इथीरियम पे लूं तो शायद और सस्ता, अगर पॉलीगॉन पर लूं तो और सस्ता। यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ही कम है, यानी कि इसके ऊपर मेरी ट्रस्ट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। यानी कि नेशन स्टेट्स की जो मेजर बॉडीज थी, जिनका काम लेजर मैनेजमेंट था, और वो इतनी हाई कॉस्ट आपसे चार्ज कर रही थी, ब्लॉकचेन आई और ब्लॉकचेन पर वो जो कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई। अब मुझे इतना बड़ा दफ्तर बनाने की जरूरत नहीं है,
इतने बॉस रखने की जरूरत नहीं है, इतने एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है। एक ब्लॉकचेन मेरे ट्रस्ट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जब लेजर टेक्नोलॉजी चेंज होएगी तो उसके साथ साथ जो बीच में जो हफ्ता वसूली करने वाली जनता थी, जो स्टॉक एक्सचेंज चलाते थे, जो बैंक चलाते थे, जो पार्लियामेंट चलाते थे, जो मनी लॉ लेजर लेबर की मोनोपोली रखते थे, उन सब के रोल्स के अंदर एक बदलाव आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत की नेशन स्टेट के 9 एलिमेंट से, तीनों लेयर से। और अब इन सब के पीछे जो हिडन पावर है वो है लेजर। अगर लेजर चेंज हो जाए तो जो आज आपको ट्रस्ट नेशन स्टेट से मिल रहा है वो आपको कहीं और से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें यह पूछना चाहिए कि अगर बिटकॉइन ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा फंडामेंटल हुआ है जिसने दुनिया को अब 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो दुनिया है जो पुराने सिस्टम में विश्वास करती है, यानी कि नेशन स्टेट की दुनिया। एक अब नई दुनिया पैदा हो गई जो एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है, जहां से शुरुआत होती है नेटवर्क स्टेट्स की। अभी शुरुआत है। बट इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर लेजर बदलेगी, लेजर टेक्नोलॉजी बदलेगी, तो इसके साथ धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट भी बदल जाएगी और वो ड्रास्टिकली कम होएगी। पर यहां मुद्दा ये है कि ये जो 9 एलिमेंट्स थे ये कैसे एक एक करके बदलेंगे। मैं यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जो सर इंसानियत है ना, इसकी खूबसूरती है, हम कभी रुकते नहीं हैं, इवॉल्व होते चले जाते हैं। जब हम इस दुनिया पे आए तो हमें एक चीज़ बड़ी डिफरेंट बनाती है और जानवरों से, कि हमारे पास दिमाग है। हमने उस दिमाग का इस्तेमाल किया और हमने चाहे वो स्टोन एज देखी, फायर को हमने इजाद किया, हम इवॉल्व होते चले गए। हमने लकड़ियों के जहाज़ पे भी ट्रैवल किया, फिर हमने स्टील के जहाज़ में भी ट्रैवल किया, हमने ब्रिजेस बनाए, हमने मेटल्स निकाले, हम रुके नहीं। आज भी हमारी कोई एम्बिशन रुक गई क्या प्लैनेट पे रहने की? हमने कहा नहीं 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 नहीं, मार्स पे भी चलना है, मून पे भी चलना है, जुपिटर को भी देखना है, सब देखना है हमें एलियंस भी आइडेंटिफाई करने हैं, हमें तो सब कुछ करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेशन स्टेट्स के जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, जो मिसमैनेजमेंट है, नेटवर्क स्टेट चॉइस नहीं है, कोई लाया नहीं है कि अपने आप नेशन स्टेट्स का जो फेलियर है, एक बेहतर ऑल्टरनेटिव की तलाश में जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढती रही। जब प्रॉब्लम आई ऑल्टरनेटिव, वो रुकती नहीं है, वो रुकी नहीं कभी भी। तो नेटवर्क स्टेट जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है जो नेशन स्टेट खुद पुश कर रहा है नेटवर्क स्टेट पे जाने के लिए। और आर यू गेटिंग? यस, मैं इसको थोड़ा, नेटवर्क स्टेट नेवर एग्जिस्टेड। Yes. There would not have been the demand for it. Nation states are pushing people to move toward an alternative that is called a network state. Yes. Am I right when I say that? Yes, quite close. मैं इसको थोड़ा सा ना और एक्सप्लेन करता हूं।